हम लास्ट टॉपिक की कंटिन्यूटी में हम क्लास में आज करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन, उनका मीनिंग, वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक, वन संसाधन या वन कितने प्रकार के हैं, वनों के क्या लाभ हैं और वनों का कैसे दुरुपयोग होता है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन क्या है। तो वनस्पति के बिना संसार में मनुष्य की जो सत्ता है कायम नहीं रह सकती। वनस्पति जो है अचल जीवधारी है। मानव व वनस्पति का आपस में इतना घनिष्ठ संबंध है कि मानव को जीवित रहने के लिए जिस प्राण वायु की आवश्यकता होती है वह भी हमें वनस्पति से प्राप्त होती है। इस प्रकार मानव और वनस्पति का परस्पर जैविक संबंध है जिसके द्वारा एक दूसरे का सह अस्तित्व है। मानव जगत और वनस्पति जगत दोनों के योग से ही प्रकृति में जीवन संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधों तथा घास के आवरण को हम वन कहते हैं। अपनी अत्यधिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण वनों को हम हरा सोना और हरे फेफड़े कहकर भी संबोधित करते हैं। पौधे अपनी उपज की दशाओं के स्वरूप होते हैं। वे अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, भू रचना, भूतल जल और भूमिगत जल और वातावरण के अन्य कारकों के सूचक होते हैं। वनों को दूर से देखने से ही पता चल जाता है कि उस प्रदेश की जलवायु कैसी है, मरुस्थलीय है या अर्ध शुष्क है या आर्द्र है या समशीतोष्ण आर्द्र है। वनों की सघनता और आकृति से भी किसी क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता का भी पता चल सकता है। तो वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, उसमें से जो कारक हैं मेन उनका हम डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र की वनस्पति पर वातावरण के कारकों की मिलीजुली क्रिया होती है जिसमें तापमान, वर्षा की मात्रा, धूप आने की अवधि, पाला, मिट्टी, भूमि के खनिज तत्व, वहाँ का ड्रेनेज, पवन की चलने की दिशा और गति, इन सभी का प्रभाव रहता है। वनस्पति की उत्पत्ति पर कई कारक हैं जिनका प्रभाव मुख्य रूप से रहता है। उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है जलवायु। तो वनस्पति की उत्पत्ति और प्रकार पर सबसे अधिक प्रभाव जलवायु का होता है। तापमान, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, आकाश में बादलों का आवरण, वर्षा की ऋतु का काल, अवधि, पवनों की दिशाएं और चलने की गति, वाष्पीकरण की मात्रा, वृक्षों की पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन जिसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, वृक्षों की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि, उनकी आयु, नस्ल, इन सभी के ऊपर जलवायु का प्रभाव होता है। सेकंड जो फैक्टर है वो है भू आकृति और ऊंचावच। भूतल की रचना का प्रभाव जल प्रवाह, गति, दिशा, मिट्टी के कटने या जमे रहने, वृक्षों के फैलाव या वायु की दशाओं पर होता है। उन सब कारकों का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। थर्ड जो कारक है जो वनस्पति को प्रभावित करता है वो है मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी में रासायनिक तत्वों की मात्रा कितनी है, मिट्टी के आर्द्रता कितनी है, कण बारीक हैं या मोटे हैं, मिट्टी की परतें, मिट्टी की गहराई, उसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर, ये सभी जो है वनस्पति का आधार होते हैं। संसार में बहुत से क्षेत्र हैं जिनकी जलवायु वनों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, लेकिन वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है अधोभौमिक जल। वृक्षों की जड़ें मिट्टी से प्राप्त गहराई तक जाती हैं, मिट्टी की निचली परतों से खाद पानी लेती रहती हैं। ऊपरी परत के नीचे के सतरों में यदि जल प्राप्त होता है तो वहाँ पर वन उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वनों मिट्टी की गहराई कितनी है, मिट्टी की गहराई जो है 8-10 सेंटीमीटर से 8 से 10 मीटर तक होती है। जितनी गहरी मिट्टी होगी वनस्पति उतनी ही अच्छी वहाँ पर उगती है। और मिट्टी सॉइल जो प्रोफाइल हम करते हैं मृदा परिच्छेदिका, उसकी कई लेयर होती हैं, स्तर के रूप में होती है और उन लेयर्स में हवा और पानी होता है।
नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है जैविक कारक। वनस्पति पर जंतुओं और मानव का भी प्रभाव होता है, परंतु अधिक मात्रा में अगर चराई की जाती है तो उसमें मिट्टी का कटाव होने लगता है और धीरे धीरे वनस्पति नष्ट हो जाती है। मानव भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार वनों को जलाता रहता है, काटता रहता है। तो ये जैविक कारक हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे मानव ने तकनीकी विकास किया है तो मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई हैं। कच्चे माल के रूप में भी कास्ट का प्रयोग होता है। कास्ट क्या होता है? लकड़ी को काटने और चीरने का जो उद्योग है उसको हम कास्ट उद्योग कहते हैं। तो तकनीकी लेवल पर ये करना चाहिए कि ईंधन के लिए लकड़ी की बजाय जो है विद्युत शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की बजाय प्लास्टिक या फिर हल्की धातुओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस जैसे जैसे तकनीकी स्तर ऊपर उठता जाएगा तो इसके लकड़ी के विकल्प खोजने चाहिए जिसकी से लकड़ी की जगह अन्य धातुओं का प्रयोग किया जा सके। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, वनों के प्रकार। मुख्य रूप से विश्व स्तर पर 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन। ये वन दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं और इन पेटियों के बीच में तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर तक। और लकड़ी इन वनों की मुख्यतः कठोर होती है और इन वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं एबनूस, सिनकोना, रोजवुड, बांस, ताड़, महोगनी, रबड़ और बेंत इस तरह के वनों के मुख्य वृक्ष हैं। और इस प्रकार के वन जो हैं दक्षिणी अमेरिका, अमेजन बेसिन, पश्चिमी मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन में ये पाए जाते हैं। इस तरह के वृक्षों की विशेषताएं क्या होती हैं? इन वनों में जो वृक्ष हैं अत्यंत समीप और सघन होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं और वृक्ष जो है अलग अलग किस्म के होते हैं। उनकी नस्ल जो है भिन्न भिन्न होती है। वृक्षों को सूर्य का प्रकाश पाने के लिए आपस में स्पर्धा व होड़ लगी रहती है, जिसके कारण वृक्ष जो हैं लंबे होते जाते हैं और उनकी औसत ऊंचाई जो है 60 से 80 मीटर तक हो जाती है। वृक्षों के नीचे जो हैं अनेक प्रकार की बेल या लताएं होती हैं जो कि पेड़ों से लिपटी रहती हैं और ये बहुमंजिले बन जाते हैं। नीचे इन पेड़ों के सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो नीचे जो है इन वृक्षों के दलदल बनी रहती है। दूसरी टाइप्स के जो वन हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इनमें मानसूनी पर्णपाती वन भी इनको कहते हैं। इसके अंतर्गत वन और झाड़ियाँ होती हैं और वर्षा की मात्रा इस तरह के वनों में लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। और इस तरह के वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं साल, सागवान, पीपल, बरगद, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, सफ़ेदा इस तरह के मुख्य वृक्ष हैं। और ये वन अफ्रीका के उपोष्ण भाग, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। थर्ड जो है वो हैं टेम्परेट ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन। इस तरह के वन दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में सर्दी की ऋतु में पछुआ पवनों से वर्षा होती है और ग्रीष्म की ऋतु में शुष्क पवनें चलती हैं। वृक्ष जो हैं इस तरह के वनों में छोटे होते हैं, हाइट में दूर दूर होते हैं, उनके बीच में झाड़ियाँ होती हैं और पत्तियों पर मोम जैसी चिकनाई होती है जिससे वाष्पीकरण कम होता है। मुख्य वाष्पीकरण वृक्ष जो हैं इस तरह के वनों के वो हैं ब्लूत, ओक, जैतून, अंजीर, सहतूत। और मुख्य प्रदेश जो हैं मध्य चिली, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ नंबर पर हैं
टेम्परेट ब्रॉड लीव्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। शीतोष्ण कटिबंध के प्रदेशों में जिनमें ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और शीतकाल में स्नोफॉल होता है, वहाँ पर ये पर्णपाती वन मिलते हैं। इनके वृक्ष जो हैं शीत ऋतु में जैसे ही स्नोफॉल आरंभ होता है उससे पहले ही अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, उनमें पतझड़ आता है। और इस तरह के वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं मैपिल, एस, एम, अखरोट, बीच, भोजपत्र। इस तरह के वनों में मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। और इस तरह के जो वन हैं विश्व में उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय पर्वत और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलते हैं। फिफ्थ टाइप्स के जो फॉरेस्ट हैं वो हैं टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन। शीतोष्ण कटिबंध में पर्णपाती वन ठंडे क्षेत्रों में इस तरह के मिश्रित प्रकार के वन होते हैं। इनमें से कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो सदापर्णी शंकुधारी वृक्ष होते हैं और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो उत्तरी और ठंडे भागों की ओर से धीरे धीरे शंकुधारी हो जाते हैं। मिश्रित वनों में चौड़ी पत्ती के वृक्ष होते हैं। इनमें एस, पर्च, बीलो इस तरह के जो हैं मुख्य टाइप्स के वृक्ष होते हैं। और ये वृक्ष एशिया में चीन, मंचूरिया, जापान, उत्तरी कोरिया में मिलते हैं। फिफ्थ टाइप्स के जो फॉरेस्ट हैं वो हैं टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट। 6 टाइप्स के हैं टेम्परेट कॉन्फिरस फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय संकुल वन। संकुल जो वन है इन वृक्षों की जो पत्तियां नुकीली होती हैं, ये वन भी सदापर्णी होते हैं और वृक्षों की जो पत्तियां हैं वर्ष भर गिरती रहती हैं और ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। और टैगा वन उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनका विस्तार जो है पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है। इनके जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं देवदार, चीड़, फर, हिमलोक इनके मुख्य वृक्ष हैं। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हुए करेंगे यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। वनों के क्या लाभ हैं। वन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मानव के लिए लाभदायक हैं। प्रत्यक्ष रूप से वृक्षों के क्या लाभ हैं और अप्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ हैं, अब हम ये करेंगे। तो वनों के जो डायरेक्ट यूजेज हैं, फर्स्ट है ईंधन के लिए लकड़ी। घरेलू कामकाज में उपयोग करने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है इमारती लकड़ी। वनों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। भवन निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। थर्ड है भोजन। वनों से हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं जिनका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक कच्चा माल। उद्योग, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनका कच्चा माल संपूर्ण रूप से वनों से प्राप्त होता है। तो उद्योगों में उपयोग होने वाला कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। जड़ी बूटियाँ, वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती हैं जिससे का प्रयोग हम अनेक प्रकार के रोगों के उपचार के लिए करते हैं। कृत्रिम रेशा वनों से प्राप्त होता है कई तरह का। और वनों को प्राचीन काल में श्रेष्ठ जो है आश्रम स्थल माना जाता था, जहाँ पर एकांत रूप में ऋषि मुनि तप करने के लिए जाया करते थे। मनोरंजन के साधन के रूप में भी वनों का प्रयोग होता है। रोजगार भी वनों से मिलता है। वनों को काट कर उनसे धन कमाया जाता है। इससे लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिल जाता है। ये वनों के हैं प्रत्यक्ष लाभ। वन जो है अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है जलवायु पर प्रभाव। वनों से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। वन वर्षा लाने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमारे पर्यावरण को अधिक स्वच्छ बनाते हैं। तो वन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से मानव की हेल्प करते हैं। सेकंड है मृदा अपरदन की रोकथाम। वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अपने अंदर जकड़े रखती हैं जिससे मिट्टी पानी के साथ नहीं बह पाती। तेज आंधी तूफानों से भी मिट्टी की सुरक्षा होती है।
थर्ड है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। वन मिट्टी की उर्वरता शक्ति को, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। पौधों के पत्ते झड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। बाढ़ और मरुस्थल पर नियंत्रण करने में वन सहायक होते हैं। पेड़ पौधे हमें आने वाली बाढ़ों से बचाते हैं। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित होने से बचाते हैं, पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं। पेड़ पौधे पृथ्वी को हरा भरा रखते हैं, जिससे सुंदरता का भी आभास होता है। पर्यावरण प्रदूषण से रोकथाम। पेड़ पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम होती है। मिसयूज ऑफ फॉरेस्ट, वनों के दुरुपयोग। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, वृक्ष काटना। वृक्षों की जो लगातार कटाई है, इससे हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। पेड़ों के काटने से मृदा अपरदन, बाढ़ और मरुस्थलों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इससे पृथ्वी की सुंदरता भी नष्ट होती है। फॉरेस्ट फायर, आग लगना। शुष्क मौसम में वृक्षों के पत्ते आपस में रगड़ते रहने के कारण वनों में आग लग जाती है, और जिससे कभी कभी विस्तृत क्षेत्र के वन जलकर नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आकाश बिजली के संपर्क में आने से भी वनों में आग लगती है, जिससे वृक्ष जलकर नष्ट हो जाते हैं। स्थानांतरी कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरी कृषि से भी वनों को नुकसान होता है। स्थानांतरी कृषि क्या होती है? एक स्थान से वनों को काटकर उन्हें जलाकर भूमि को कृषि के लिए तैयार किया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है, और जब तक उस स्थान की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, वो वहीं पर कृषि करते जाते हैं। जब उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, फिर किसी दूसरे स्थान पर जाकर फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिससे वनों को भारी हानि होती है। मनोरंजन के साधन के रूप में इनका प्रयोग होता है, जिससे वनों को नुकसान होता है। वनों के काटने से उसमें बसने वाले अनेक जो जीव हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, और कई स्पीसीज ऐसी हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं। जलवायु संबंधी कारणों से वन वृक्षों में रोग लग जाते हैं। वृक्ष सूख कर नष्ट हो जाते हैं। वृक्षों की जड़, तने, पत्तियों में भी कई प्रकार के कीड़े लग जाने से एक समूह में ही वृक्ष सूख जाते हैं, और वृक्षों के विनाश से जो शाकाहारी जंगली पशु हैं उनका भी हाथ होता है। तकनीकी विकास के कारण यंत्रीकरण और औद्योगिकरण विस्तार से भी लकड़ी की मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जो कागज, लुगदी या अन्य रासायनिक उद्योग हैं, फर्नीचर निर्माण है, भवन निर्माण है, रेल डिब्बे हैं, इनके निर्माण के लिए भी लकड़ी की मांग और मूल्य में वृद्धि होने से वनों की जो है अंधाधुंध कटाई की जा रही है, और जिससे अनेक प्रकार की आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नगरों के विस्तार के कारण या नवीन नगरों को बसाने के लिए भी, या कारखाने लगाने हैं, या विद्युत संयंत्रों की स्थापना करनी है, विशाल जलाशयों का निर्माण करना है, तो इन उद्देश्यों से भी जो वन भूमि है उनको साफ किया जाता है, जिससे वनों को हानि पहुंचती है। वन विनाश से कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। वनों के कट जाने पर जो धरातली जल है वो तेज प्रवाह से बहता है, और जिससे अपरदित जो अवसाद है वो नदियों की तली पर जमा हो जाता है, और अत्यधिक मात्रा में जब एक साथ जल नदियों में पहुंचने पर भयंकर बाढ़ आ जाती हैं, जिससे अधिक जनधन की हानि होती है। और अर्ध शुष्क प्रदेशों में वनस्पति के विनाश से वायु प्रदूषण और मरुस्थलों के विस्तार में भी वृद्धि होती है। वन जो है मानवजन्य मुख्यतः कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, और वायुमंडल के जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम करते हैं। वनों के अभाव में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि होती जाएगी। इससे तापमान में वृद्धि होने से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी, और पर्यावरणीय समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वनों की भावी संभावनाएं क्या हैं?
जो हमने डिस्कस किया है इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय क्षेत्र के गर्म व आर्द्र जलवायु पाए जाने के बावजूद भी यहाँ पर वनों का जो अपेक्षित क्षेत्र है वो कम है। भारत में जहाँ 19.5% वन पाए जाते हैं, वहीं जापान में 62%, स्वीडन में 56%, रूस में 34%, अमेरिका में 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले वन्य क्षेत्र कम तो हैं ही, साथ इनका तेजी से दोहन भी किया जा रहा है। जैसे भविष्य में वन संपदा के अभाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां वनों के उन सभी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगी जो आज हमें प्राप्त हो रही हैं। वनों के ह्रास से पर्यावरण प्रदूषण, भूस्खलन, पृथ्वी का तापमान व इससे संपूर्ण मानव जाति प्रभावित होगी। इन सभी जो लाभ अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये सभी लाभ हमें वनों से नहीं मिल पाएंगे। वन संपदा के ह्रास की यह समस्या एक विश्वव्यापी समस्या है, जिसके समाधान के लिए विभिन्न सरकारें अपने अपने लेवल पर कार्य कर रही हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी कई कार्य किए गए हैं। जैसे 1970 में NRSA सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों से सरकार का ध्यान जो वनों की कटाई है या वनों के निर्वनीकरण की स्थिति की ओर आकर्षित हुआ। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने विभिन्न जो है वन संरक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1989 में नई राष्ट्रीय वन नीति को अपनाया, जिसमें वन संरक्षण, मरुस्थल प्रसार पर रोकथाम, अपरदन की रोकथाम, वन आच्छादित क्षेत्र के विस्तार आदि लक्ष्य सामने रखे गए, जिससे सभी राज्य सरकारें वन क्षेत्र के विकास की ओर समुचित ध्यान व योगदान दे रही हैं। और इस नई राष्ट्रीय वन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? राष्ट्रीय नीति के तहत मैदानी क्षेत्र के 1/3 और पर्वतीय क्षेत्र के 2/3 क्षेत्र पर वन विकसित करने का कार्य चल रहा है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के चारों ओर हरी पट्टी के विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बंजर भूमि पर वन रोपण के कार्य किए जा रहे हैं। भूमि कामों में ऐसे सुधार किए जा रहे हैं जो वन रोपण के अनुकूल हैं। वनों की सर्वाधिक जो है स्थिति नीलामी और ठेकेदारी प्रथा के कारण होती है। इसके प्रबंधन में कई बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाता है। सरकार उन परियोजनाओं व उद्देश्यों को अनुमति नहीं देती जो संवेदनशील वन्य क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। इसी कारण से 1980 में केरल की शांति घाटी परियोजना का भी त्याग कर दिया गया। वन्य क्षेत्रों के द्वारा लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए वन क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियां उपयोग में लाई जा रही हैं। इसके लिए वन क्षेत्र में अधिक से अधिक जो है नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं और उनके दोहन पर भी कम बल दिया जा रहा है। उत्पादकता में वृद्धि हेतु स्थानीय लोगों वनों में खुले रूप से पशु चराने की छूट पर रोक लगाई गई है। उन्हें घर पर ही चराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वनों को आग से बचाने के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था की जानी चाहिए। वन्य भूमि पर गैर वन्य उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा इनके द्वारा भविष्य में हम ये कह सकते हैं कि वन संपदा के विकास में अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। सोशल जो फॉरेस्ट्री है, राष्ट्रीय वन नीति निर्धारण से पहले ही राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वन क्षेत्रों की वृद्धि के लिए सामाजिक वानिकी अपनाने का सुझाव दिया था। अनेक राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। इसमें वन विभाग द्वारा तथा स्वयं स्थानीय लोगों द्वारा वन लगाने का सुझाव दिया गया। 1980-90 के बीच ये प्रोग्राम चला। इस प्रोग्राम में सरकार ने 19,000 करोड़ वृक्ष लगाने का दावा किया, परंतु यह पूर्ण रूप से जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस
कार्यक्रम को सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया और इस कार्य की सफलता बांग्लादेश में देखने को मिला। वहाँ पर 1.9% का जो है लक्ष्य प्राप्त किया गया और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990 80-90 के दशक में यह भी एक अभियान चलाया गया और ग्रामीण लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें ये वन संसाधन के प्रबंधन में सह प्रबंधक और उत्पादों में समान रूप से स्थानीय लोग या ग्रामीण लोग हकदार होते हैं। इस प्रकार भारत में जो वनों का भविष्य है उसको सुरक्षित करने और इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकार व स्थानीय समुदाय की मुहिम से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आरंभ किए जा रहे हैं ताकि वन संसाधनों को भारत में बचाया जा सके और अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए।